स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th क्षितिज पुस्तिका हिंदी एनसीईआरटी काव्य खंड चैप्टर 5 यह दंतुरित मुस्कान। आज हम आपको इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझाएंगे। इसका पहला पद है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गीत, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन जी हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता का प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान, यानी मनोहारी का मतलब मन को हरने वाली, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत मुस्कान को देखकर मन में उमड़े यानी मन में आने वाले अपने भावों को प्रकट किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान किया है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, यानी बच्चा अभी 6 से 8 माह का ही है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है, यानी इतना छोटा बच्चा जब हंसता है, मुस्कुराता है, तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है, यानी जो मृत शरीर हो जाए उसमें भी जान आ जाती है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी उपयोग किया गया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। और बच्चे के गाल जो धूल से सने हुए हैं, यानी उसके गाल पर जो धूल लग गई है, जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कमल जो है तालाब के कीचड़ में खिलता है और खिला हुआ कमल ऊपर से बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि उसके ऊपर कीचड़ या पानी का एक भी दाग नहीं होता है कि कमल की विशेषता होती है। तो यहाँ उपमा अलंकार का उपयोग करते हुए कवि ने बताया है कि तालाब को उसने छोड़ दिया है कमल को, और वह कमल का जो फूल है उस झोपड़ी में खिल गया है, यानी बच्चे को बहुत ही खूबसूरत बताया है। और कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघल कर पानी बन गया है, यानी बच्चे का जो स्पर्श है इतना कोमल, इतना नाजुक है कि सख्त पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाएगा। इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि भाषा शैली सरल, स्पष्ट और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय में जो प्रतीक इन्होंने लिए हैं उससे स्पष्ट उनके माध्यम से जो है उभर कर आते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने कमल का प्रतीक बच्चे के लिए किया है। कविता में जन जीवन का संगीत स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा में तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको तत्सम के साथ शुद्ध खड़ी बोली इनके कविता में देखने को मिलती है, जो इनकी खास विशेषता है। अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने कहीं कहीं प्रयोग किया है और कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का उपयोग बहुत ही खूबसूरती से किया है। और प्रतीक विधान जो है, प्रतीक यानी जो साइन लिए हैं, जो चिन्ह लिए हैं इन्होंने उपमा करने के लिए, वो उनकी बिंब योजना भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई देती है। इसका दूसरा पद है, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है और इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन है। दंतुरित मुस्कान इसलिए बोला गया है कि दंतुरित यहाँ पे द्विवचन के साथ जो तत्सम वर्ड है, तत्सम शब्द का उपयोग किया है। दांत और ये दो हैं, जो बच्चे के 2 ही दांत निकले हैं, उसके लिए दंतुरित लिया गया है। और जब वो हंसता है उसके 2 दांत जो दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरती दिखाई देती है उससे। तो इस खूबसूरती को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कविता लिखी है और इस कविता का प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में अपने आए हुए भावों को प्रकट किया है।
व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में, निश्चल यानी किसी तरह का छल कपट नहीं है, और उसके चेहरे में वो जादू है, वो आकर्षण है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यानी बांस जो जंगल में उगता है और बबूल जो कांटों के बीच में होते हैं, तो इनके बीच में भी शेफालिका यानी बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, ये झरने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे आप पलक देख रहा है, यानी बिना पलक झपकाए हुए देख रहा है, और कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह उन्हें बिना पलक झपकाए देखते देखते थक गया हो, तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंख फेर लेगा, यानी कवि खुद ही दूर हो जाएंगे वहां से, ताकि बच्चे को थकान ना हो। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, भाषा शैली सरल, स्पष्ट और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय जो है प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर सामने आते हैं। कविता में जनजीवन का संगीत है। भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। अरबी और फारसी के शब्दों का भी बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। कविता में अलंकारों का जो प्रयोग किया है वो स्वाभाविक रूप से उसमें उपयोग में ले लिया गया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी उपयोग किया गया है। प्रतीक जो है यानी जो चिन्ह लिए हैं उपमा देने के लिए, वो विधान और बिंब योजना भी उनकी सर्वश्रेष्ठ है।